तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में फैक्टर्स अफेक्टिंग अपन देख रहे हैं। तो दो फैक्टर अपन ने देख लिए, नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब थर्ड फैक्टर अपन देख रहे हैं टेम्परेचर वाला, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो किस तरह से टेम्परेचर सॉलिबिलिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो देखो थर्ड फैक्टर अपना टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। टेम्परेचर आ रही बात समझे। थर्ड फैक्टर देख रहे हैं, चार फैक्टर थे, एन एन टी पी, नेचर नेचर टेम्परेचर प्रेशर। थर्ड फैक्टर तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, तो यह बोला गया है कि कोई भी गैस, जब कोई भी गैस किसी लिक्विड में जो डिजोल्व होती है, यानी कि डिजोल्यूशन ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, है ना। ये देखो अब एक बार फिर से समझ लो, रिवर्सिबल का साइन क्यों लगाया, समझ में आ गया। रिवर्सिबल क्योंकि अपने स्टार्टिंग में जब सॉलिडिटी को डिफाइन किया था तभी अपन ने देख लिया था कि जितने गैस के मॉलिक्यूल एंटर करते हैं सेम अमाउंट में उतने ही निकलते हैं इक्विलिब्रियम पर, है ना। तो ये बात अपन इक्विलिब्रियम पे कर रहे हैं। तो अब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, यानी कि सैचुरेशन स्टेट पर। ठीक है, तो गैस प्लस लिक्विड और जो सॉल्यूशन बन रहा है, सॉल्यूशन, है ना। तो अभी एक प्रोसेस हो गया डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड। डिसोल्यूशन गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली, जो कैसा प्रोसेस है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है वो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यानी कि किसी भी गैस को किसी लिक्विड में डिसोल्व करते हैं तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डेल्टा एच जो आएगा इसका वो आएगा कैसा, नेगेटिव। ठीक है, डेल्टा एच नेगेटिव। अब रिवर्सिबल प्रोसेस है, इक्विलिब्रियम अटेन हो रखा है, तो ली चैटलियर का प्रिंसिपल काम करेगा यहाँ पर। ली चैटलियर प्रिंसिपल, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, प्रोसेस कैसा बन चुका है, एक्सोथर्मिक, है ना। प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, हीट इवॉल्व हो रही है, एनर्जी इवॉल्व हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में या प्रोसेस में, है ना, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है कौन सी डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने का मतलब, क्या हो जाएगा कि गैस यानी कि लिक्विड में डिसोल्व नहीं हो रही है या कम हो रही है, यानी कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रोसेस बैकवर्ड जा रहा है, इसका मतलब गैस लिक्विड में डिसोल्व नहीं हो रही, हमारा सॉल्यूशन नहीं बन रहा है। ठीक है, तो कैसा रिलेशन आया सॉलिबिलिटी का और टेम्परेचर रिलेशन कैसा आएगा, सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, कैसा रिलेशन है टेम्परेचर साथ, कैसा रिलेशन इसका, इनवर्सली का। आ रही बात समझ में, ये बन जाता है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आ गया, एक बार फिर से समझो, किसी भी गैस को किसी लिक्विड में डिसोल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन बन रहा है, तो प्रोसेस जो ये हो रहा है वो कैसा है, एक्सोथर्मिक है। क्योंकि फाइनल इंटरेक्शन देखो क्या होता है, गैस के इंटरेक्शन पहले जो भी थे, बट आफ्टर मिक्सिंग, आफ्टर डिसोल्यूशन, जो फाइनल इंटरेक्शन है वो क्या होते हैं, बिफोर इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और जब भी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होंगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होते हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसकी प्रोसेस कैसा हो जाता है, एक्सोथर्मिक। तो कोई भी गैस किसी लिक्विड में जब डिसोल्व की जाती है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है ना। अब ये एक्सोथर्मिक है, और सॉलिबिलिटी तो वैसे भी क्लीन पे डिफाइन करते हैं अपन। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो प्रोसेस बैकवर्ड शिफ्ट होगा, है ना। उसको इफेक्ट को सुपर इम्पोज करने के लिए तो बैकवर्ड जा रहा है, और बैकवर्ड जाने का मतलब गैस और लिक्विड में कम डिसोल्व होगी, यानी कि सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसलिए फिर रिलेशन कैसा आ रहा है, इनवर्सली का। आगे ये तो एक तरीका होगा। ठीक है, अपन चाहे तो इसको एक दूसरे वे में भी समझ सकते हैं। ठीक है, कैसे, इसको अपन ईज और लिक्विफिकेशन से रिलेट करके भी समझ सकते हैं। ईज और लिक्विफिकेशन से कैसे रिलेट करें इसको, आओ देखो। अपन ने देखा था कि सॉलिबिलिटी का और ईजो लिक्विफिकेशन का क्या रिलेशन था, सॉलिबिलिटी, है ना, सॉलिबिलिटी डायरेक्टली थी किसकी, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन के, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन के। ठीक है, अब ईज ऑफ लिक्विफिकेशन और टेम्परेचर क्या रिलेशन होता है। अगर आप किसी गैस को लिक्विफाई करने जा रहे हो तो गैस को लिक्विफाई करने के लिए टेम्परेचर प्रेशर की क्या कंडीशन रखनी पड़ती है,
लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर करते हैं तब कोई गैस लिक्विफाई होगी, और जितना लो टेम्परेचर रखेंगे, जितना हाई प्रेशर रखेंगे, गैस को उतना इजीली क्या होगी, लिक्विफाई होगी। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर के साथ इजो लिक्विफेक्शन का रिलेशन बनाते हैं तो रिलेशन कैसा आता है, इनवर्सली का, है ना। टेम्परेचर अगर कम होगा तभी तो कोई गैस जल्दी से लिक्विफाई होगी। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर कम लेंगे तो कम लेंगे तो इजो लिक्विफेक्शन ज्यादा आएगा। इजो लिक्विफेक्शन ज्यादा होगा तो सॉलिबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा। तो टेम्परेचर और सॉलिबिलिटी का रिलेशन क्या हो गया, इनवर्सली का। यहां से भी बन सकता है, ठीक है। तो एक और वे था, एक और तरीके से समझ सकते हैं इसको प्रैक्टिकली अगर समझें तो क्या, अगर मान लो किसी लिक्विड में कोई गैस डिजोल्व है, किसी लिक्विड में, ये लिक्विड है, इसके अंदर ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अगर ये गैस इसमें डिजोल्व हो गई है, ठीक है, तो अब अगर अपन इसको हीट दे रहे हैं, है ना, तो एक्चुअल में क्या होता है वो देख रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर अपन इसको हीट कर रहे हैं तो हीट करने तो क्या होने वाला है एक्चुअल में, कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से वो यहाँ से सॉल्यूशन से, लिक्विड से क्या कर देंगे, एस्केप कर देंगे। वो यहाँ से एस्केप करेंगे, और जब ये यहाँ से एस्केप करेंगे तो यानी कि अमाउंट गैस का इन द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से भी समझ में आ रहा है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल यहाँ से इवेपोरेट हो जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। थर्ड फैक्टर, कैसा रिलेशन आया, इनवर्सली का रिलेशन आया। समझ में आएगा, सारी बातें समझ में आ गई। तीन तरह से समझा अपन ने, एक बार फिर से देखो। फर्स्ट तो समझा अपन ने प्रोसेस की नेचर के अकॉर्डिंग, प्रोसेस की नेचर कैसी थी, किसी भी गैस को किसी लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो जो प्रोसेस है, सॉल्यूशन है, डिसोल्यूशन ऑफ गैस है, वो कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ली-चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो प्रोसेस बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है। आ रही बात समझ, ठीक है। दूसरे तरीके से समझा हमने इसको इजो लिक्विफेक्शन के साथ रिलेट करके, कि टेम्परेचर का और इजो लिक्विफेक्शन का खुद का रिलेशन इनवर्सली है, क्योंकि हमको पता है किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए लो टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो टेम्परेचर कम करेंगे तो लिक्विफेक्शन बढ़ेगा, लिक्विफेक्शन ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। थर्ड अपन ने समझा किस तरीके से, कि हीट करने से एक्चुअली मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है, कि जब अपन हीट कर रहे हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती आ रही है, इंक्रीज होती आ रही है। गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो यहाँ से क्या कर जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे, और यहाँ से एस्केप करने का मतलब कि यहाँ से गैस का अमाउंट कम हो रहा है। अमाउंट कम होना मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। आगे समझ में ये, तो ये था हमारा थर्ड फैक्टर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आगे अब आते हैं अपन नेक्स्ट फैक्टर, कौन सा, फोर्थ एंड लास्ट फैक्टर जो था अपना प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वैसे इफेक्ट ऑफ प्रेशर वाला ही है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे आते हैं, है ना, क्योंकि इसी में अब क्या अपना हेनरी लॉ भी आएगा इसमें। ठीक है, तो फोर्थ फैक्टर इफेक्ट ऑफ प्रेशर काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, है ना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। और इसी में हम और क्या डिस्कस कर लेंगे, इसी में हेनरीज लॉ भी अपन डिस्कस कर लेंगे। वैसे हेनरी लॉ का थोड़ा ब्रीफ आइडिया हमने 11th क्लास में भी लिया था, है ना, एक बार और देखते हैं हेनरीज लॉ। ठीक है, क्या है कि प्रेशर के साथ कैसा रिलेशन है ना। इसको अगर बहुत ही अगर सिंपल वे में समझें तो आप सीधे सीधे इजो लिक्विफेक्शन से रिलेट करके इसको बहुत ही इजीली समझ सकते हो। कैसे, अगेन मैं फिर से वही बात बोलता हूं कि सॉल्युबिलिटी और इजो लिक्विफेक्शन का कैसा रिलेशन था, डायरेक्टली का। ठीक है, अब इजो लिक्विफेक्शन का और प्रेशर का कैसा रिलेशन होगा, उसका भी डायरेक्टली का होगा, है ना, क्योंकि हाई प्रेशर करने से प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इजो लिक्विफेक्शन क्या होता है, गैस क्या होती है उतना ही इजीली लिक्विफाई हो जाती है। तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे गैस इजीली लिक्विफाई हो जाएगी, और जितनी इजीली लिक्विफाई होगी उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो सॉल्युबिलिटी प्रेशर रिलेशन कैसा बन गया, डायरेक्टली का बन गया, है ना। तो ये तो अपन इसको सीधे सीधे समझ लिया ईज ऑफ लिक्विफेक्शन से आ गया। तो डायरेक्टली का रिलेशन नहीं, यानी कि हमको ये तो समझ में आ गया कि रिलेशन तो डायरेक्टली का आने वाला है। अब थोड़ा इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रेशर आ गया, ये बंद हो गया। ठीक है, अब इसको समझते हैं प्रैक्टिकली कैसे। आओ देखो, इसके लिए क्या करते हैं अपन, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि
एक सॉल्वेंट लिया अपन ने, है ना, वाटर ले लो, कोई भी एक सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है, 1 लीटर वाटर, आगे बात समझे, 1 लीटर वाटर, ठीक है। अब इसके अंदर अपन ने कोई गैस ले ली, पिस्टन लगाए रखा है अपन ने यहाँ पर, ठीक है, ये अब यहाँ पे अपन ने कोई गैस ले रखी है, गैस ले ली अपन ने, कोई भी गैस ले सकते हैं, सपोज कि अपन ने N2 गैस ले ली, ठीक है, N2 गैस, कितने मोल लिए अपन ने इनिशियली उसके, मान लीजिए 10 मोल्स आपने इनिशियली लिए थे उसके, ठीक है। यहां आपने एक वेट रखा होता W1, ठीक है, W1 से यहाँ पे कोई प्रेशर लग ही रहा होगा इसके ऊपर, है ना, प्रेशर आ गया। टेम्परेचर जो है वो अपन क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट, ये बात अपन को पता ही है। जब भी किसी एक फैक्टर की स्टडी करते हैं तो अदर फैक्टर्स को क्या कर देते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, है ना, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये W1 वेट रखा, ठीक है, और 10 मोल N2 गैस अपन ने ली थी 1 लीटर वाटर में, ठीक है। अब प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, अंदर जाएंगे, एंटर करेंगे, लिक्विड के अंदर एंटर करेंगे एंटर, ठीक है, ये एंटर कर रहे हैं, अब ये अंदर आ गए। अब हमको पता है कि ये एंटरिंग जो हो रही है, अंदर जो एंटर कर रहे हैं, तो साथ के साथ ही फिर धीरे धीरे क्या बाहर भी निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो अब एस्केपिंग भी हो रही है, ठीक है, ये बाहर एस्केप करने वाले मॉलिक्यूल है। आ रही बात समझ, और फिर 2 अपोजिट प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो गए, कौन कौन से, एक तो एंटरिंग करना यानी कि डिसोल्यूशन, एक तो गैस का डिसोल्व होना और गैस का वापस से इवेपोरेट होना, डिसोल्यूशन और इवेपोरेशन दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, ठीक है। और ये हमको पता ही कि स्टार्टिंग में तो किसकी रेट ज्यादा होगी, यानी कौन सा प्रोसेस ज्यादा हो रहा होगा, है ना, डिसोल्यूशन स्टार्टिंग में ज्यादा होगा और इवेपोरेशन कम होगा, आ गया। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, टाइम पास होता जाएगा, जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता जाएगा, रेट ऑफ जो डिसोल्यूशन है वो तो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो एक टाइम पे दोनों में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ चुका है। ये अपन ले ली रेट ऑफ क्या, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल्स टू रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन, यानी कि क्या हो चुका है, इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। क्या रखा है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम अटेन हो रखा है, ठीक है, यानी कि सैचुरेशन स्टेट आ रखी। इस समय अगर देखें तो मैं आपसे पूछूंगी यहाँ कुछ मोल्स होंगे डेफिनेटली होंगे, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, तो कहीं भी कंप्लीटली तो खत्म होंगे नहीं, है ना। तो कुछ मोल यहाँ भी होंगे, कुछ मोल यहाँ भी। सपोज कि अपन ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ 4 मोल्स जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ तो ये रह गए थे 4 मोल्स जो अनडिसोल्व थे। अनडिसोल्व मोल्स कितने, 4 मोल, और जो डिसोल्व हो गए वो कितने, 6 मोल्स। डिसोल्व मोल कितने, 6, अनडिसोल्व कितने, 4, ठीक है। यानी इस समय इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। अगर अपन यहां मोल्स मेंशन कर दें तो डिसोल्व मोल्स हो गए थे अपने 6 मोल्स डिसोल्व है, और बाहर कितने निकल गए, तो वो है 4 मोल्स। इस अमाउंट पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है। अगली बात समझ में, ये एक पूरा सेटअप था, ठीक है। एक बार फिर से समझो क्या किया अपन ने, 10 मोल N2 गैस ली थी, 1 लीटर वाटर के कॉन्टेक्ट में इसको रखा गया था, ठीक है। W1 वेट लगा के अपन इसके ऊपर प्रेशर लगाया, कुछ टेम्परेचर यहाँ पे जो भी रूम टेम्परेचर वगैरह कुछ भी है वो अपन यहाँ पे रखा हुआ है कांस्टेंट। ये पूरा एक सेटअप है। इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, और जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ तब तक इसके अंदर कितनी गैस डिसोल्व हो चुकी थी, 6 मोल, और कितनी अनडिसोल्व रह गई थी, 4 मोल। तो 6 और 4 के रेशियो पे इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। आ गया, आगे बात समझ में। अब ऊपर इसमें क्या करेंगे, प्रेशर का इफेक्ट लगाएंगे। कैसे, अब देखो प्रेशर का इफेक्ट कैसे लगाएं। अब इसी में अपन क्या कर देते हैं, प्रेशर बढ़ा देते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं। कैसे इंक्रीज करेंगे, वेट इंक्रीज करके, है ना। प्रेशर कैसे इंक्रीज करेंगे, वेट इंक्रीज करके। ये लो, ये पिस्टन, ये पहले अपने W1 का रखा हुआ है, फिर एक और वेट रख दिया, सपोज की W2, ठीक है। और पिस्टन जो है हमारा थोड़ा सा नीचे हो जाएगा ना, पिस्टन नीचे हो चुका है। ये रहा अपना
लिक्विड, ठीक है। अब देखो अब कैसे होगा, अब 4 मोल और 6 मोल थे, अब जब आपने इस पर प्रेशर लगाया, इस पर और प्रेशर इंक्रीज किया, है ना, मतलब कि एक्चुअल में यही रखा है वो W2 जो वेट है अपने यही रखा, वो सेकंड डायग्राम में समझाया ना, तो यहां रखा, तो अब जो 4 मोल्स जो यहां थे उनको पहले इतना स्पेस अवेलेबल था, ठीक है, पहले उनको कितना वॉल्यूम अवेलेबल था, ये वॉल्यूम अवेलेबल था उनको, ठीक है। अब हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, हमको पता ही है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P इनवर्सली क्या होता है, V, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर और क्या ये होता है ना बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। अब पहले जो 4 मोल्स थे वो इतने स्पेस में थे, ठीक है, आपने प्रेशर इंक्रीज करके उनके लिए जो अवेलेबल स्पेस था, अवेलेबल वॉल्यूम था, वो क्या कर दिया, कम कर दिया, अब वो वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है। अब वो वॉल्यूम कम हो गया तो अब वो जो 4 मोल्स थे वो कंजेस्टेड हो गए एक तरह से, है ना, में, तो अब वो कम स्पेस में, तो वो अपना अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है। अब 4 मोल्स हैं, वॉल्यूम कम हो गया, तो इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो गया। अब वापस क्या होगा, रेट ऑफ कौन सी रेट एकदम से बढ़ जाएगी, रेट ऑफ डिसोल्यूशन फिर से इंक्रीज हो जाएगी और रेट ऑफ इवेपोरेशन अभी कम रह जाएगी, ठीक है। तो फिर अब दोबारा से एक नया इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा, यानी गैस के मॉलिक्यूल और अंदर एंटर करेंगे, जो 4 मोल्स थे वो और इनको दबा दिया है, तो ये यहां आ गया पिस्टन, तो वो क्या करेंगे, अंदर एंटर करेंगे। तब जब अंदर एंटर करेंगे तो जो नया इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा, वो कितने पे हो रहा है, अब वो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हुआ है कितने पर, यहां रह गए कितने मोल्स, 2 मोल्स, और यहां रह गए मान लीजिए कि 8 मोल्स। मान लीजिए कि अब इस रेशो पे इक्विलिब्रियम अटेंड हुआ है कि यहाँ 2 मोल्स रह गए, यहाँ 8 मोल्स आ गए हैं, है ना, नया इक्विलिब्रियम ये अटेंड हो गया है, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि पहले जब प्रेशर W1 के रिस्पेक्टिव लगा था तब तो इसमें कितने मोल थे, 6 मोल थे। जैसे आपने प्रेशर इंक्रीज किया, वेट इंक्रीज करके, तो अब यहाँ कितने मोल्स आ गए लिक्विड के अंदर, 8 मोल्स आ गए, ठीक है। तो पहले 6 मोल थे, अब 8 मोल हो गए, और मोल बढ़ने का मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाना, मोल बढ़ने से मोलरिटी बढ़ रही है, मोलरिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी है। आ रहा है समझ में, आई बात समझ में। एक बार और समझे इसको, दूसरे तरीके से अगर समझें, ली चैटले प्रिंसिपल से भी आप इसको रिलेट करके समझ सकते हैं। ली चैटले प्रिंसिपल से कैसे समझेंगे, ली चैटले प्रिंसिपल ये कहता है कि आप जो भी करोगे प्रोसेस उसको अपोज करेगा, आप जो भी चेंज लाओगे प्रोसेस में, प्रोसेस को अपोज करता है, अपने किए हुए इफेक्ट का प्रोसेस क्या करता है, उसको अपोज करता है। तो कैसे अपोज कर रहा है, हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया था, प्रोसेस का काम क्या बनेगा, प्रेशर को डिक्रीज करना, है ना। प्रेशर आपने इंक्रीज कर दिया तो अब यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, अब उसका काम क्या है, प्रेशर को वापस से मिनिमाइज करना। प्रेशर मिनिमाइज का कैसे होगा, जब यहाँ के मोल्स क्या हो जाए, गैस के पार्टिकल क्या हो जाए, कम हो जाए। तो गैस के पार्टिकल कम होने के लिए गैस के पार्टिकल को कहाँ जाना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, लिक्विड के अंदर जाना पड़ेगा, और लिक्विड के अंदर जाने का मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो इस तरह से देखा कि प्रेशर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी कैसे इंक्रीज होती है। आप इसको ली चैटले प्रिंसिपल से सीधे बोल भी सकते हो। हम लोग 11th क्लास में इक्विलिब्रियम जो चैप्टर था उसमें पढ़ते भी थे क्या, कि जब भी प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मोल्स, कोई भी प्रोसेस वो किधर शिफ्ट होता है, जहां मोल्स, नंबर मोल्स जहां पे क्या हो रहे हो, डिक्रीज हो रहे हो, है ना, जहां नंबर मोल्स डिक्रीज होते हैं। अब देखो यहाँ 4 मोल है, अब इन मोल्स को डिक्रीज होना है, तो डिक्रीज करने के लिए किधर जाएंगे, अंदर जाएंगे, ताकि डिक्रीज होकर 4 से कितना हो जाए, 2 हो जाए। आ रही है बात समझ में, ये तो इस तरह से प्रेशर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। ये था एक्चुअली प्रैक्टिकल इसका एक्सप्लेनेशन। आ गया समझ में, है ना। अब यहां से ये तो समझ में आ गया हमको, यहां से ये तो समझ में आ गया कि प्रेशर के साथ विद प्रेशर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। अब लेकिन कितनी इंक्रीज होगी, यानी कि अब हमको मैथमेटिकली क्वांटिटेटिवली पता करना है कि कितना प्रेशर इंक्रीज करने से कितनी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, यानी किस प्रोपोर्शन में, मैथमेटिकली किस प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगी। और उसी के लिए आएगा फिर क्या, उसी लिए दिया जा रहा है हेनरीज लॉ। आ गया, तो हेनरीज लॉ आ गया उसमें। तो अभी तो अपन ने ये समझा कि विद प्रेशर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट काम ये होगा कि विद प्रेशर यानी कितना प्रेशर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी कितनी इंक्रीज होगी,
किस प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगी, मोल्स किस प्रोपोर्शन में इंक्रीज, जैसे अभी तो अपन ने रफली कर लिया कि W2 रखा और यहाँ पे 6 मोल थे, 8 मोल हो गए, है ना। तो अभी यहाँ कुछ इस तरह का आइडिया नहीं है कि कितना प्रेशर इंक्रीज करने से कितने मोल इंक्रीज होंगे। तो हमारा नेक्स्ट काम वही है कि कितना प्रेशर इंक्रीज करने से कितनी सॉलिबिलिटी या कितने मोल गैस के सॉल्यूशन के अंदर इंक्रीज हो जाएंगे। उन सब चीजों को समझाने के लिए क्या है, हेनरीज लॉ दिया गया है। ठीक है, तो अब आते हैं हेनरीज लॉ पर। आगे ये सारी बातें समझ में, ठीक है। आओ देखो नेक्स्ट आ रहा है अपना हेनरीज लॉ। तो नेक्स्ट आ रहा है अपना हेनरीज लॉ। ठीक है, देखो अब हेनरीज लॉ क्या है मैं आपको बताऊं। हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ पहले तो अपन इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं। सिंपल सा वही है जो अपन ने समझा, उसी को अभी थोड़ा मैथमेटिकली लेके आएंगे, है ना। तो स्टेटमेंट तो वही है, क्या, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगेन मैं फिर से वही बात बोल रहा हूं कि जब भी किसी एक फैक्टर की बात चल रही तो अदर फैक्टर्स को क्या रखना पड़ेगा, अपन को कांस्टेंट करना पड़ेगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ a gas, the amount of gas in gram dissolved in a definite amount of solvent is directly proportional to pressure of the gas। प्रेशर ऑफ द गैस भी बोल सकते हैं और प्रेशर ओवर द गैस भी अपन बोल सकते हैं। आ गया, ये हेनरी लॉ का स्टेटमेंट है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ गैस, किसी गैस का अमाउंट कितना डिसोल्व होगा, डिसोल्व इन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ, क्योंकि हमको पता सॉल्वेंट का अमाउंट तो फिक्स रखना, तभी सॉलिबिलिटी या ये अमाउंट अपन कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, अब ये अमाउंट अगर अपन ग्राम में ले रहे हैं, इन ग्राम, तो इसको मैथमेटिकली कैसे बता सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली कि अमाउंट ग्राम में लिए गए, यानी कि एन क्या है, मास ऑफ गैस। एन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस, पी। प्रेशर ये वाला प्रेशर पी, आ रही बात समझ। तो एन डायरेक्टली क्या हो जाएगा, पी। प्रोपोर्शनली असाइन हटाएंगे तो एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के पी। ठीक है, आ गया। ये हेनरी लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। एन यहाँ पे मास इन ग्राम है गैस का, पी गैस का प्रेशर है ना, प्रेशर ओवर द गैस, और के यहाँ पे कांस्टेंट है। आ गया। यहां से अगर आप इसको रेशियो की फॉर्म में लेना P2, तो इस पे भी अपने एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल है। ठीक है, करेंगे हम लोग, आएगा। आधी बात समझ में। तो एक तो ये हो गया। अब हमने देख रखा है कि जो सोलिबिलिटी है वो जरूर नहीं कि आप अमाउंट जो ले रहे हो उस गैस का वो मास के टर्म्स में लो, ग्राम में लो, है ना। अपने जब सोलिबिलिटी डिफाइन की थी तो अपने देख लिया था कि सोलिबिलिटी जो है वो मास में, मोल्स में, मोलरिटी में, मोल फ्रैक्शन में, किसी भी यूनिट में एक्सप्रेस किया जा सकती है, क्योंकि एक्चुअल में वो क्या है, अमाउंट ही है, गैस का अमाउंट ही है। तो सोलिबिलिटी अमाउंट क्या होती है, कंसंट्रेशन। जितनी भी कंसंट्रेशन है वो सबके सब क्या होती है, सबके सब सोलिबिलिटी भी बनती है। आ गया। तो अपन ने देखा था कि अपन मोल फ्रैक्शन को भी सोलिबिलिटी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब ये चीज अगर मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में लें तो देखो कैसे होगा, फिर तब क्या हो जाएगा, है ना। अब हम ये तो बोल ही रहे कि सॉलिबिलिटी डायरेक्टली प्रेशर, ये तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग भी आएगी, है ना। ठीक है, सिंस सॉलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, सॉलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर तो आएगी। ठीक है, अब अगर ये सॉलिबिलिटी ले रहे हैं अपन किसकी टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ले सकते हैं ना, ले सकते हैं, क्योंकि हमने पहले डिफाइन कर दिया मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर इसको मोल फ्रैक्शन की टर्म से ले रहे हैं तो क्या लिखा जाएगा, एक्स मोल फ्रैक्शन किसके, सॉलिबिलिटी किसकी होगी, गैस की होगी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो एक्स गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और एक्स गैस इक्वल्स टू एक
अनदर कांस्टेंट के डैश कर लेते हैं, है ना। के डैश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले एम डायरेक्टली वाले में जो लिया था अपन ने, एम इक्वल टू उसमें के लिया है, ये लिया था ना अपन एम इक्वल टू के बी, तो फिर ये इसको डिफरेंशिएट करने के लिए अपन के डैश कर लेते हैं। तो एक्स इक्वल्स टू एक्स गैस इक्वल्स टू के डैश पी, और अगर इसका के डैश को अगर इधर ले आओ तो ये बन जाएगा पी इक्वल्स टू 1 बाई के डैश इंटू एक्स गैस, ठीक है। यानी कि के डैश का क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, और अब ये भी एक क्या है, कांस्टेंट ही है ना। तो इसको एक नया कांस्टेंट के एच से अपन डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये अब जो मोस्ट कॉमन जो फॉर्म है वो आ गई है हेनरी लॉ की, और के एच को यहां पे बोला गया हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। वैसे तो ये सभी हेनरी कांस्टेंट है, के भी, ये वाला के भी हेनरी कांस्टेंट है, ये भी हेनरी कांस्टेंट ही है, ये वाला भी हेनरी कांस्टेंट है, बट सबसे ज्यादा जो कॉमन फॉर्म है वो ये वाली है, इसलिए अपन इसके साथ के एच मेंशन कर रहे हैं, मतलब मोस्टली हम लोग ये वाली फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। बाकी ये भी हेनरी कांस्टेंट है, ये भी हेनरी कांस्टेंट है, ठीक है। न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल वेरी करता है, डिपेंड करता है किस तरह के डेटा गिवन है, किस तरह की चीजें हमको गिवन है क्वेश्चन में। अगर मास इन ग्राम दे रखा है तो ये भी हेनरी कांस्टेंट ही है, मोल फ्रैक्शन की टर्म से के डैश से ले रहे तो ये भी, और आप इसको 1 बाई के डैश कर रहे तो वो भी हेनरी कांस्टेंट ही। आ रही है बात है समझ में ये, बट मोस्टली हम लोग ये वाली फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए ज्यादा इसी को ध्यान रखना है, के एच हेनरी कांस्टेंट। आगे इतना समझ में, ठीक है। अब यहां से इसको अगर देखें तो ये कांस्टेंट है, तो P डायरेक्टली कांस्टेंट को अगर रिमूव करेंगे तो P डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एक्स गैस। तो यहां से फिर इसका स्टेटमेंट एक और बन सकता है, एक और स्टेटमेंट क्या बन जाएगा हेनरी लॉ का, कि क्या, कि मोल फ्रैक्शन सॉरी प्रेशर ऑफ द गैस, किसी गैस का प्रेशर जो है ओवर द सॉल्यूशन वो किसके डायरेक्टली होने वाला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। कैसे, आओ देखो, पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं फिर इसको भी समझते हैं। आ गई है, यहां तक की सारी बातें समझ आ गई। आओ देखो नेक्स्ट, यानी फाइनली हमारे पास आ चुका है P डायरेक्टली एक्स गैस, फाइनल हमारे पास में आ चुका है, ठीक है। अब देखो, अब पहले तो इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इसको भी समझते हैं। यानी क्या हो गया, अगेन फिर से वही, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर, है ना। अभी सारी चीज समझते हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन, ओवर द सॉल्यूशन या अबाउट द सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं अपन, है ना। ओवर द सॉल्यूशन बोल दो, अबाउट द सॉल्यूशन बोल दो, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन, और आप कह सकते हो क्या, इन वेपर फेज, वेपर फेज भी बोल सकते हो, है ना, वेपर फेज में। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, या यूं लिख दूं मैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन लिक्विड स्टेट या इन द सॉल्यूशन, इन लिक्विड स्टेट और इन द सॉल्यूशन। ये अब मोस्ट कॉमन फॉर्म आ जाती है हेनरी लॉ की। वैसे हमने जो पहला स्टेटमेंट दिया था वो भी सही है, आप सिर्फ इतना सा भी लिख दोगे हेनरी लॉ के नाम पे। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टेट हेनरीज लॉ, 1 मार्क में केवल ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्टेट हेनरी लॉ, तो आपको केवल इतना सा लिख देना है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, ठीक है। वो भी सफिशिएंट है, बट फिर भी जो मोस्ट कॉमन फॉर्म और एक बिल्कुल टेक्निकल अगर स्टेटमेंट की बात करें तो ये प्रॉपर है। आ गया, तो कैसे इसको समझ लो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर फैक्टर तो कांस्टेंट रखनी है, बाकी फैक्टर पार्शियल प्रेशर। अब ये वाली बात समझनी हमको, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, है ना। पहले तो ये देखना है कि पार्शियल प्रेशर क्या मतलब है। एक तो होता है ओनली प्रेशर, एक होता है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर कब बोला जाता है, जब मोर देन 1 गैसेज एक साथ होती है, यानी मिक्सचर में किसी गैस का, मिक्सचर में किसी इंडिविजुअल गैस का प्रेशर अगर बोला जा रहा है, यानी एक्सप्रेस बताना है, तो किसके टर्म्स में देंगे वो, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में।
आ रही है बात समझ में? ठीक है। दूसरी बात, ये प्रेशर जो है वो ओवर द सॉल्यूशन है, अंदर तो कोई प्रेशर होगा ही नहीं गैस का, है ना, ऊपर ही होगा। और इसीलिए फिर बोला जा रहा है क्या, इन वेपर फेज, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन लिक्विड स्टेट। मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये लो, आपको इससे और अच्छा समझ में आएगा। ये लो, यहां मान लीजिए ये पिस्टन लगा रखा था अपन ने, ठीक है, यानी एक तरह से हैंडलों की रिवर्स फॉर्म हो गई एक तरह से। ये देखो, अब मैं क्लियर कर देता हूं। पार्शियल प्रेशर किसका, गैस का, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अब बात आ रही पार्शियल क्यों, पार्शियल क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओनली गैस ही नहीं है, गैस का मिक्सचर है। बोले मिक्सचर कहां से है, क्या हमने तो एक ही गैस ली है ना, आपने तो एक ही गैस ली है, बट थोड़े बहुत यहाँ पे क्या है, वाटर वेपर भी है कि नहीं है, वाटर की वेपर्स भी है। कुछ भी नहीं है तो जो सॉल्वेंट है उसकी वेपर तो है ही, तो वाटर वेपर तो मिक्सचर हो गया ना। तो मिक्सचर में से हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, जो हमारी गैस है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, तो एक वाटर वेपर था, एक खुद गैस थी, इसमें दो गैस हो गई थी, एक तरह से मिक्सचर हो गया था, इसलिए फिर हमने किसके टर्म्स में लिया, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में। तो ये तो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, जिसको अपन पी से नोट कर रहे हैं, स्मॉल पी से, ठीक है। अब मोल्स की बात आ रही है, मोल्स, मोल फ्रैक्शन, कौन से मोल फ्रैक्शन है ये मोल फ्रैक्शन कहाँ के मोल फ्रैक्शन है, जो इन लिक्विड स्टेट, जो कहाँ है, लिक्विड स्टेट में, जो लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन है वहां की बात हो रही है। तो लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन ये है, जहां ये लिक्विड स्टेट की गैस के मोल्स है। क्या वेपर फेज में भी मोल्स होंगे, क्या होंगी, जब वेपर फेज में गैस, तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन होंगे। ये इस मोल फ्रैक्शन को मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, इसी को आप डिनोट कर रहे हो एक्स गैस से। आगे बात समझ में, अगर मैं आपसे ये भी बात कर लू कि वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन, ये लो, ये रहा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन वेपर फेज, तो मोल्स तो है ही, तो वेपर फेज में ही मोल फ्रैक्शन बनेगी, आ गया वेपर फेज में, ठीक है। तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन बनेगी, उसका सिंबल क्या है, उसका सिंबल यूज करते हैं वाई, वाई गैस, आ गया। लिक्विड स्टेट के लिए अंदर जो रहेगा उसके लिए एक्स है सिंबल, जो वेपर फेज है उसके लिए वाई सिंबल है, आ गया। मोल्स तो वहां पे भी है, मोल्स तो अंदर भी है, लेकिन अभी जो पार्शियल प्रेशर है, जो ऊपर जो गैस का पार्शियल प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अंदर कितने मोल फ्रैक्शन है उस पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए फिर स्टेटमेंट क्या बन गया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन, यानी कि यहां कितना प्रेशर बनेगा गैस का, जितना हम अंदर मोल्स इसके अंदर मोल्स ऐड करेंगे, यानी जितने मोल्स हम काम में लेंगे, आ गया। तो जितना मोल फ्रैक्शन अंदर होगा उतना ही उसी के अकॉर्डिंग बाहर प्रेशर डेवलप होगा, आ गया समझ में। इसलिए एक तरह से रिवर्स फॉर्म हो गई है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो इनसाइड यानी कि लिक्विड के अंदर कितने मोल फ्रैक्शन है, परसेंटेज कितनी है गैस की, उस पर डिपेंड कर रहा है। जितनी ज्यादा यहाँ परसेंटेज बढ़ेगी, जितने ज्यादा मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे, बाहर निकल के ज्यादा आएंगे, तो प्रेशर भी यहाँ पे क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है। इसलिए फिर ये स्टेटमेंट बन जाता है ना। तो मैं लास्ट बार इसको रिपीट करता हूँ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन, ये ओवर द सॉल्यूशन बन गया प्रेशर, है ना, या वेपर फेज में भी कह सकते हो आप लोग, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन लिक्विड स्टेट, यानी कि ये मोल फ्रैक्शन एक्स वाले हैं, है ना, वेपर फेज के वाई वाले होते हैं, ये मोल फ्रैक्शन एक्स वाले हैं। इसलिए फिर रिलेशन था हमारा पी डायरेक्टली एक्स गैस। आगे बात समझे, ये था हमारा हेनरी लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से खूब पूछा जाता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी काफी मिलेंगे अपन को, है ना। तो वो तो अपन अभी आने वाली क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। आगे इतनी बात समझ में, है ना।